नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। आप जानते हैं, थोड़ा सा हम अलग तरह से वही बात जो आप सोशल मीडिया में सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया भी उस पर बोलती है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आपको अपने तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं। मेरी शैली को आप समझते हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार भारत में भी तानाशाही भारत छोड़ो का नारा लग ही गया। आपको पता होगा कि श्रीलंका, वैसे तो नेपाल से शुरू हुआ था, हमारे अपने पड़ोसी देश, तानाशाही सबसे पहले नेपाल में खत्म हुआ, तो नेपाल के बाद श्रीलंका का नंबर आया, श्रीलंका में खत्म हुआ। उसके बाद बांग्लादेश आप देख रहे हैं, अभी वो चल रहा है। सब जगह यही नारे लगे थे, तानाशाही नेपाल छोड़ो, तानाशाही श्रीलंका छोड़ो, तानाशाही बांग्लादेश छोड़ो। तो भारत में भी वो नारा पहुंच गया, भारत में भी वो नारा लग गया, भारत में भी वो नारा गूंज गया, तानाशाही भारत छोड़ो। और ये नारा लगाने वाला मनीष सिसोदिया, जो 17 महीने जेल में रहकर आए हैं। वैसे नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि किसी को जेल में डाल दो तो उसके इरादे टूट जाएंगे, उसका मनोबल टूट जाएगा। होगा, ऐसा होते होंगे उनके अपने लोग जो कानून के डर से देश छोड़कर, देश को लात मारकर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, देश को ठग कर, देश को लूट करके भाग जाते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, न जाने कितने मोदी, मेहुल चौकसी भाग जाते हैं। वही शायद नरेंद्र मोदी औरों के बारे में भी सोचते हैं कि जेल में जाने के बाद उनका मनोबल टूट जाएगा, वो डर जाएंगे। जैसे उनके अपने लोग डरते हैं, डर के देश छोड़कर भाग जाते हैं, डर जाएंगे। लेकिन सब उनमें से नहीं होता। हर आदमी गुजरात लॉबी का आदमी नहीं है। यह बात समझने में नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर लगी, अब शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया के लगाए नारे से तो भारत में भी तानाशाही भारत छोड़ो का नारा लग गया है। तानाशाह भारत कब छोड़ेगा ये अभी बाकी है देखना। वैसे कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर अब 4 दिन की सरकार ये रह गई है मेरे अनुमान के अनुसार और मोदी जी के वादे के अनुसार भी। वैसे भी उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे से तो यही लगता है कि बस अब गए कि तब गए। वैसे भी वो 4 दिन के मेहमान हैं राजनीति में। 15 अगस्त के भाषण के बाद शायद वो अपने वादा निभाएं और झोला उठा लें। नहीं उठाएंगे तो देश उठा देगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ये नारा लगा चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि आप पार्टी बहुत सीमित पार्टी है, 1-2 जगह सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में, वो क्या कर लेगी। ये बात नहीं है। मनीष सिसोदिया या आप पार्टी का ये नारा तानाशाही भारत छोड़ो की गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी, क्योंकि उसका कारण, असली कारण कुछ और है। वो और क्या है मेरे दोस्त, इस नारे के पीछे सीधे सीधे आरएसएस खड़ी है। आप पार्टी से यह नारा लगवा रही है आरएसएस। अभी मैं पहले भी बताया था कि आरएसएस का दत्तक पुत्र है आप पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी अपना पुत्र है तो दत्तक पुत्र है आप पार्टी। सब्स्टिट्यूट के लिए आप पार्टी का गठन किया था आरएसएस ने। खैर, समय के साथ साथ संघर्ष और रास्ते बदलते रहते हैं। हो सकता है अब बदल रहे हो, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ आप पार्टी खड़ी है। आप पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि आरएसएस खुद अब चाहता है कि कांग्रेस की सरकार
देश में बने, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आरएसएस के पास अभी देने के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जो है थोड़ा बहुत प्रभाव रखता है, जैसे योगी आदित्यनाथ, उनको आरएसएस किसी भी कीमत पे आगे नहीं करेगा। नितिन गडकरी जैसे कायर लोग किसी काम के हैं नहीं, यह आरएसएस भी समझता है, दूसरा और कोई है नहीं। मोदी को हटाना जरूरी है, इसलिए इस नारे का भी नेतृत्व तानाशाही भारत छोड़ो अगर कोई कर रहा है पीछे से वैचारिक रूप से, तो वो है आरएसएस। इसलिए मैंने कहा कि तानाशाही भारत छोड़ो का नारा भारत में एक हल्का या एक आप पार्टी तक ही सीमित नहीं है। पहली बात तो आप पार्टी के साथ अब इंडिया गठबंधन खड़ा है, जो इस नारे को आगे ले जाएगा, तानाशाही भारत छोड़ो। तानाशाही का मतलब तानाशाह भारत छोड़ो, यानी नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो, इनडायरेक्टली मतलब वही है। वैसे नेता डिप्लोमेट होते हैं, सीधे कोई बात कहते नहीं हैं, लेकिन है इसका अर्थ यही। मेरे दोस्त, आपने देखा कि ये नारा किस तरह से मनीष सिसोदिया ने लगाया, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इसे दोहराया। अब इसे देश में फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तानाशाही भारत छोड़ो, तानाशाह भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो, इस नारे को इस भाषा तक, यानी नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि नेतृत्व बैकग्राउंड से आरएसएस कर रहा है। एक पॉइंट। दूसरी बात, इसके दूसरे पहलू को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी संसद में इस बात को दोहरा चुके हैं, बता चुके हैं कि इस चक्रव्यूह के 6 किरदार कौन हैं। से मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, डोवाल और शाह। इस जो पूरे देश के साथ जो षड्यंत्र किया गया है, जो चक्रव्यूह रचा गया है, उसके 6 किरदार हैं और वो 6 किरदार आपके सामने हैं। लेकिन सवाल यह है कि 6 किरदार, ये 6 धुरी या जो चक्रव्यूह के रचयिता हैं, क्या ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं? चक्रव्यूह तो ऐसे ही टूट चुका है, देश ने तोड़ दिया है, आम आदमी ने तोड़ दिया है, किसानों ने तोड़ दिया है, जवानों ने तोड़ दिया है। राहुल गांधी तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इनमें ये 6 आपस में नहीं लड़ रहे हैं? मेरे दोस्त, अडानी अंबानी का शीत युद्ध जारी है। अंबानी की बारी है, अडानी का हो गया, अंबानी की बारी है। अडानी अंबानी में शीत युद्ध जारी है, उधर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में शीत युद्ध जारी है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि इधर अमित शाह और डोवाल में कोई शीत युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सिपह सालार हैं, बस पीछे खड़े योद्धा हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, चक्रव्यूह बना रहे हैं, लेकिन एक नौकरशाह और दूसरा शाह, आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अभी जो संसद से आपको देखने को मिल रहा है, संसद में आपको देखने को मिला और संसद के बाहर, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने हाथ बांधे खड़े नजर आए, चुपचाप उदास नजर आए, बोलती बंद थी। और राहुल गांधी इतना प्रभाव छोड़ रहे हैं कि आपने देखा कि संसद में अमित शाह को उठकर खड़ा होकर के सभापति से संरक्षण मांगना पड़ा कि अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं सभापति महोदय। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की बात को ट्विस्ट करने की कोशिश करनी पड़ी, दोनों ही चुप हो गए डांट खाकर। नरेंद्र मोदी, एक को बिरला ने सुना नहीं, अमित शाह की बात को बिरला ने सुना नहीं, ओम बिरला ने।
नरेंद्र मोदी की बात को सीधे राहुल गांधी संसद में काट दिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप हिंदू नहीं हो, या क्योंकि आप नफरत फैलाते हो, घृणा फैलाते हो। उधर राजनाथ सिंह को राहुल ने मजबूर कर दिया उठ करके यह कहने के लिए कि अग्निवीर पर जब भी चर्चा सभापति महोदय कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मांगने पर भी, इसी अग्निवीर के मुद्दे पर मांगने पर भी, वॉकआउट करने पर भी, शोर मचाने पर भी, धरना प्रदर्शन करने पर भी अग्निवीर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अडानी पर चर्चा करने ही नहीं दिए नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब ना नरेंद्र मोदी की पोजीशन वो है संसद में, और यही सबसे ज्यादा डर सता रहा है नरेंद्र मोदी को हिंडनबर्ग की आने वाली रिपोर्ट की। हिंडनबर्ग ने भी तहलका मचा दिया है यह कह करके कि कुछ होने वाला है बहुत जल्द। अगली रिपोर्ट, मेरे दोस्त पहले भी बताया था, जब अडानी पर रिपोर्ट नहीं आई थी, जब बात चली थी, ऐसे ही सगुफा छोड़ा गया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ला रहा है, तब भी मैंने कहा था कि रिपोर्ट अडानी और मोदी के रिश्ते पर होगा। इस बार क्या होगा वो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। इस बार मोदी और अंबानी के रिश्ते पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ला रहा है, और यही दहशत, यही डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि विपक्ष जेपीसी की मांग करते करते सस्पेंड हो जाएंगे, संसद से उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे, संसद का सत्र चले ना चले, अडानी का काम नाम कोई ना ले, या अडानी की जांच जेपीसी को नहीं दी गई। जिस कल्प्रिट अडानी की जांच नरेंद्र मोदी संसद में जेपीसी को नहीं देने दिया, आज छोटे से कानून को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जेपीसी के पास भेजा। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड का मामला। तो मेरे दोस्त, जो हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है सोमवार मंगलवार जब भी आए, जल्दी आएगी, मोदी और अंबानी के रिश्ते को लेकर के, इस बार नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे, और इस बार अंबानी और मोदी के रिश्ते पर जो रिपोर्ट्स आएगी वो संसद में भी उठाई जाएगी, संसद में चर्चा भी की जाएगी, और संसद जेपीसी के द्वारा जांच भी की जाएगी। यह सब कुछ होगा और नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद इसके प्लान में लगे हुए हैं। वो खुद संसद से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद झोला उठाना चाहते हैं बहुत जल्द। आपको ये खुशखबरी, देश को ये शुभ संदेश, क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही कहें अमृत काल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा द्रोह काल ये है। और खास करके नरेंद्र मोदी खुद पनौती बनकर जब देश पर बैठे हैं, तो कौन सा काल होगा आपको बताने की जरूरत नहीं। यह बात भी नरेंद्र मोदी ने ही कही थी, मैं नहीं कह रहा हूं। अब रही बात कि क्या नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी दहशत है, उसका सबसे बड़ा कारण अंबानी और मोदी के रिश्ते पर आने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। खैर, संसद से और राहुल गांधी से तो इतने दब चुके हैं नरेंद्र मोदी कि उन्हें वायनाड जाना पड़ा पीछे पीछे। पहले राहुल गांधी गए और अब पीछे पीछे नरेंद्र मोदी भी जाके आए, मजबूरन। जाते नहीं, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। राहुल गांधी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो वायनाड जाएं। ये हाल है नरेंद्र मोदी का संसद में, राजनीति में। और वैसे भी अब राजनीति में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। लगता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय के सभी मंत्रियों को गौण कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में, कैबिनेट में कौन मंत्री है, पहली बात, और किस विभाग का मंत्री है, दूसरी बात। वैसे आज भी यही बात है, लेकिन आज अपने बाकी मंत्रियों की तरह नरेंद्र मोदी खुद भी गौण हो चुके हैं। आज उनकी नहीं चलती। आज वो प्रधानमंत्री नाम के रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना संसद में ना संसद से बाहर। और कम से कम राहुल गांधी का मुकाबला करने में तो वो पूरी तरह से फेल रहे हैं और फेल हैं। अब रह गई बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश के हिंदुओं की। नरेंद्र मोदी की कुत्सित राजनीति
जो भारत में करते हैं हिंदू मुसलमान, और उनकी कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति, इन तीनों में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हुए हैं, या गलत राह पर गए हैं, या भटक गए हैं, जिसका परिणाम यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में भुगतना पड़ रहा है। मैं पहले भी कहा था कि शेख हसीना को भारत में शरण देना भारत की गलती है, और यह निर्णय नरेंद्र मोदी का है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि हम एक शेख हसीना को संरक्षण देंगे, भारत में जगह देंगे, लेकिन हमारे न जाने कितने हिंदुओं पर वहां आफत आएगी। और वैसे भी घृणा की राजनीति कहीं और जितना है उतना यहां भी है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि कुछ झोपड़पट्टी के गरीब मुसलमानों पर हमला किया गया, हिंदू संगठनों द्वारा उनको मारा पीटा गया, पुलिस कार्रवाई की, शायद गिरफ्तारी भी की। नाम से क्या फायदा, आप जानते हैं, समझते हैं। पुलिस ने खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बात कही कि उनमें कोई बांग्लादेशी नहीं है और जो इसमें अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या ये आचार विचार नरेंद्र मोदी की देन नहीं है, नरेंद्र मोदी के नफरती राजनीति का परिणाम नहीं है? और अगर है तो इसका परिणाम हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में भुगतना पड़ेगा, जो यहां ये छुटपुट घटनाएं, ये छुटभैये करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कहा है, इसीलिए राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि नफरत की राजनीति करोगे, नफरत फैलाओगे, देश में पेट्रोल छिड़क कर जलाओगे, हिंदू मुसलमान करोगे, उस आग में हम भी जलेंगे, आप भी जलोगे, आम आदमी भी जलेगा। शायद आप अपने आप को बचा लो। शेख हसीना भाग के यहां आ गई, आप भाग के कहीं और चले जाओ, लेकिन देश को तो भुगतना ही पड़ेगा ना, देश के आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी हाल में गांधी और नेहरू के देश में, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के देश में नफरत की राजनीति नरेंद्र मोदी ना करें तो ही अच्छा है। और वो इससे बाज आएंगे नहीं, क्योंकि वो चड्ढी वालों में से आते हैं। मैंने ये भी कहा था आपसे, फिर एक बार कह रहा हूं कि ये अंग्रेजों की देन है, ये देन है अंग्रेजों की, और अंग्रेजी हुकूमत को चला रहे हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। आपने ये भी अच्छी तरह देखा कि ये चड्ढी से अब पैंट पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुर्ता पजामा पर आ गए हो। मतलब हिंदू कल्चर से इनका कोई लेना देना नहीं है, न तब था न आज है, न आचार से, न विचार से, न आहार व्यवहार और परिधान से। तो मेरे दोस्त, जो हालात नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है देश के लिए, देश के आम आदमी के सामने, उसका परिणाम अब देश के सामने आने लगा है, और देश इससे बहुत ही सशंकित है कि आगे क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। जो रिपोर्ट आएगी हिंडनबर्ग की, वो अडानी और अंबानी पर होगी, माफ कीजिएगा, मोदी और अंबानी पर होगी अगली रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ना उसकी जांच होने से रोक पाएंगे, और इस बार का, इस रिपोर्ट का असर जो होगा, उससे नरेंद्र मोदी ना अपने आप को बचा पाएंगे और ना अंबानी को, जैसे वो अपने आप को भी बचा गए थे पिछले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, और अडानी को भी बचा ले गए थे। इस बार ना नरेंद्र मोदी किसी को बचाने के काबिल बचे हैं, और ना ही कोई नरेंद्र मोदी को बचाने आगे आएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इनके 6 चक्रव्यूह के योद्धाओं में आपस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है कि एक दूसरे की मदद करने के काबिल रहे ही नहीं, और यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। आरएसएस किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को एक दिन के लिए भी
प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं देखना चाहता, और वो हर मौका ढूंढ रहा है, पैदा कर रहा है, तलाश रहा है, और हर मौके पर नरेंद्र मोदी को घेर भी रहा है। तो मेरे दोस्त, इस बार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट होगी वो सीधे नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वेशन की होगी करप्शन में, अंबानी के साथ। पुरानी रिपोर्ट अडानी के साथ है ही, जिसे नरेंद्र मोदी जिस पर बैठे हुए हैं दबा के। अब ना इस रिपोर्ट पर कुछ कर पाएंगे और ना पहले वाली रिपोर्ट पर। कीमत चुकानी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, और यही कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं, 4 दिन की मेहमान है यह सरकार, बस 4 दिन। वादा निभाए नरेंद्र मोदी तो ठीक, नहीं निभाए तो देश उन्हें मजबूर कर देगा वादा निभाने के लिए। अपने सारे वादे को नरेंद्र मोदी जुमला साबित कर चुके हैं, लेकिन अब देश कमेंट कर चुका है, या यह कह सकते हैं कि निर्णय ले चुका है कि अब मोदी बर्दाश्त नहीं है इस देश पर। मोदी की तानाशाही इस देश को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। उनके लल्लू चप्पू जिनको वो बचाते हैं, संरक्षण देते हैं, वो कितने देर तक और कहां तक इनका साथ दे पाएंगे। और अब इस स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है कि अपने वॉशिंग मशीन में डालकर लोगों को सफेद बनाएं, मजबूत बनाएं, उनको संबल दे सकें, उनको बचा पाएं, तो फिर अपने आप को क्या बचा पाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।